बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है बेटा रिस्क मैनेजमेंट की। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, उसमें हमने डिस्कस किया किस तरह का रिस्क रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बैंक करप्ट कॉस्ट क्या होती है, उसको कैसे मैनेज करना है, और रिस्क जो है मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्निक्स होती हैं वो कैसे होती है। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर लेनी। जी सर। ओके, आज बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वोलेटिलिटी। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज मीन बाय वोलेटिलिटी। जी क्या होती है वोलेटिलिटी? जी सिक्लैन जी बेटा, वोलेटिलिटी क्या होती है? सर वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। जैसे सर हमारा वोलेटिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, उसका डाटा इंक्रीज होगा, वैसे हमारा रिस्क भी इंक्रीज होगा, और अगर हमारा वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा रिस्क भी डिक्रीज होगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स, अगर आप इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो जो रिटर्न्स का हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं वो बेसिकली आपकी वोलेटिलिटी होती है। चलें आपको आसान अल्फाज में बेटा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम शो करता हूँ। उस डायग्राम को आप देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वोलेटिलिटी क्या होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की प्राइसेस गिवन है 2004 से लेके 2011 तक। ये आपके सामने कुछ प्राइसेस का डाटा शो हो रहा है, ग्राफ शो हो रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 2004 से लेके 2008 तक तकरीबन जो आपकी शेयर की प्राइसेस है, अगर आप देखिए 10 और 20 के दरमियान में तकरीबन मूव कर रही है। यानी 10 और 20 के दरमियान में अगर आप देखें तो ये लाइन तकरीबन यहीं पे फॉल कर, यानी शेयर की प्राइस 15, 16, 17, 18, 19, 20 के दरमियान में मूव कर रही है। 8 और 9 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें वो जो 10 रुपए या 15 रुपए वाला शेयर था वो यहाँ पे 80 और 90 रुपए का पहुंच गया। यहाँ पे देखिए 80, 90 पे आ गया। इट मीन दैट कि आपके शेयर की जो प्राइसेस है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई। तो बेटा जब फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती हैं तो जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगी उतना ज्यादा आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। वो रिस्क आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और वो रिस्क बेटा आपको लॉस भी दे सकता है। इसलिए बेटा आपको करना ये चाहिए कि जब आप रिस्क रिटर्न को चेक करें तो आप कोशिश करें कि ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं जिसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें। अब ये जो 8, 9, 10 का इरा है, ये बेटा आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से सिक्योरिटी की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी या बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई थी, जिसकी वजह से बहुत सी जो कंपनीज है उनको बहुत सा जो है वो लॉस फेस करना पड़ा। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें कि वोलेटिलिटी क्या होती है, बेटा वोलेटिलिटी बेसिकली रिस्क का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। रिस्क को ही हम वोलेटिलिटी कहते हैं। हायर द वोलेटिलिटी हायर विल बी द रिस्क। रिटर्न क्या होता है, जो भी हम लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रिटर्न बेसिकली आपका होता है जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हैं। तो अगर आपको बेटा प्राइस गिवन हो और आपने उस प्राइस का रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो उसका जो सिंपल फार्मूला होता है दैट इज ST-1 डिवाइडेड बाय ST-1, यानी करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस। तो जो आपके पास आंसर निकलेगा वो आपके पास रिटर्न का आंसर आएगा। अगेन बेटा क्या मैंने बोला, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, जो आपके पास आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड रिटर्न। फिर उस रिटर्न का जो डाटा आपके पास आ गया उसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर विल बी द वोलेटिलिटी, लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर विल बी द वोलेटिलिटी। तो याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा जितने भी आप यहाँ पे करेंगे, मतलब यूज करेंगे, जब मैं वर्ड यूज करूं वोलेटिलिटी तो बेटा आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वोलेटिलिटी है। तो ये बार बार बेटा क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, तो याद रखिएगा वोलेटिलिटी का वर्ड जब भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है। ओके, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी कि एक सिक्योरिटी है, उसकी जो डेली वोलेटिलिटी का मतलब होता है एक दिन का रिस्क। ये एक दिन की वोलेटिलिटी जो है वो 2% है। अब मैं आपसे कहता हूं जी बताएं मैक्सिमम जो है जो शेयर की प्राइस है उसमें कितनी चेंज आ सकती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2%, तो आपने क्या किया, शेयर की प्राइस आज है 60 रुपए, उसकी एक दिन की वोलेटिलिटी, दिस इज 1 डे वोलेटिलिटी, एक दिन की चेंज निकालने लगे, याद रखिएगा।
आपने क्या करना है, 60 का ले लिया 2%, तो वो निकला 1.12। अब आपने करना ये है कि इसको 60 में ऐड कर देना है और 60 में से लेस कर देना है, तो यानी मैक्सिमम जो प्राइस चेंज होगी वो 61.20 और 58.80 आ जाएगी आप, इधर आप इसको माइनस करके देखिए। अगर तो उसने आपको सिर्फ ये दिया हुआ कि जी आज की प्राइस इतनी है और डेली वोलेटिलिटी इतनी है, चेंज निकाले, तो आपने इसको ऐसे कर देना है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आज की प्राइस इतनी है, वोलेटिलिटी इतनी है और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है वो आपसे कहेगा इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 90%, 95% और 99%। ये आपके टी टेबल्स की वैल्यूज होती हैं और ये तीनों वैल्यूज टी टेबल्स की आपको गिवन होगी। फॉर एग्जांपल 95% पे वैल्यू होती है 1.96, ये आपने याद कर लेनी है। इसी तरह 90% पे होगी 1.64, 99 पे होगी 2 पॉइंट समथिंग, वो आप चेक कर लीजिएगा, स्लाइड्स के अंदर भी गिवन होगी। तो जो वैल्यू उसने गिवन की होगी, यानी जो परसेंटेज उसने गिवन की होगी, इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी अब क्वेश्चन में। अब आपने करना ये है, आपने 60 का लिया 2%, वो बना 1.20। अब आपने इसको 60 में से प्लस या माइनस नहीं करना, अब आपने इसमें मजीद एक स्टेप ऐड कर लेना। वो स्टेप ये होगा कि जो 1.20 आपने निकाला है, अब आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है इस 95% की वैल्यू के साथ। इस 95% की वैल्यू है 1.96, तो आपने क्या करना है, 1.96 को मल्टीप्लाई किया 1.2 के साथ, वो जो आंसर निकलेगा उसको आपने 60 में ऐड कर देना और 60 में से माइनस कर देना, यानी एक स्टेप का इजाफा हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो आपने सिंपल प्राइस को वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर निकलेगा उसको प्राइस में प्लस कर दें, प्राइस में से माइनस कर दें। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन की हुई है, तो पहले आप वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालें, उस अमाउंट को फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, देन फिर आप उसको प्लस और माइनस करेंगे जो वैल्यूज में गिवन होगी। अंडरस्टैंड बेटा यहां तक प्रॉब्लम? एनीवन बेटा, एनी क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन बेटा? सर अगर जो चेंजिंग है वो एक दिन से ज्यादा की है सर? हाँ, वो मैं आगे बताता हूँ बेटा, अभी सिर्फ जस्ट 1 डे पढ़े, मैं 2 डे 3 डे 5 डे 20 30 अभी नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। क्या तक प्रॉब्लम है तो पूछे बेटा। नो सर। ओके, अच्छा, अब ये जो आंसर निकला है बेटा, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एक दिन की चेंज है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप आज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आज जो शेयर की प्राइस है वो मैक्सिमम इतनी हो सकती है 62.35 या मिनिमम हो सकती है 57.65। ये एक दिन की प्रेडिक्शन है। अच्छा, अब आपसे मैं कहता हूँ नहीं यार, आप ऐसा करो कि डेली एक दिन की वोलेटिलिटी है 2%, लेकिन मुझे बताओ 5 दिन में कितनी प्राइस चेंज होगी, 10 दिन में कितनी प्राइस चेंज होगी, 20 दिन में कितनी प्राइस चेंज होगी, 40 दिन में कितनी प्राइस चेंज होगी। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें फिर एक मजीद एक स्टेप का इजाफा हो जाएगा कि जो वोलेटिलिटी आपको एक दिन की गिवन है, उसको पहले आपने कन्वर्ट करना है उतने दिन की वोलेटिलिटी में जितने दिन उसने बोले होंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 10 दिन की वोलेटिलिटी, तो बेटा एक दिन की वोलेटिलिटी को आपने 10 दिन की वोलेटिलिटी में के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका फॉर्मूला होता है टी अंडर रूट। टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। अगर आप यहाँ पे देखें तो बेटा यहाँ पे वो कितने दिन यूज कर रहा है, 252, हालांकि साल में दिन कितने होते हैं, 365। जी, कौन आंसर देगा? यहाँ पे 252 डेज क्यों यूज किए जा रहे हैं 360 या 365 की बजाय? सर क्योंकि ये वर्किंग डेज होते हैं, हमने सिर्फ वर्किंग डेज निकाल। जी, क्योंकि बेटा सैटरडे संडे को मार्केट ओपन नहीं होती, आपकी स्टॉक मार्केट क्लोज होती है, और वैसे तो बेटा जो प्राइस फ्राइडे को होती है, मंडे वाले दिन उसी प्राइस के ऊपर सिक्योरिटी शुरू होती है। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज उसने यहाँ पे यूज किए, बाकी जो हॉलीडेज हैं वो उसमें से माइनस किए हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग 252 डेज रेदर देन 365 डेज। अच्छा, अब आपने करना ये है, वो आपसे क्या कहा जी एक दिन की वोलेटिलिटी है 2%, अब आपने 10 दिन की चेंज निकालनी है, 5 दिन की चेंज निकालनी है, तो बेटा सिंपल फार्मूला है टी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि यही क्वेश्चन जो पीछे एग्जांपल हम करते आ रहे हैं, शेयर की प्राइस है $60, एक दिन की वोलेटिलिटी है 2%, वो आपसे कहता है 5 दिन की चेंज निकालें। अब एक दिन की गिवन है, एक स्टेप का बेटा आपने इजाफा यहाँ पे ये करना है, ये देखिए नीचे वाली लाइन पे अगर आप देखें तो 5 दिन के कन्वर्ट करने के लिए उसने एक दिन की जो वोलेटिलिटी 2% है उसको टी अंडर रूट, इसका होता है टी अंडर रूट, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, तो 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये 4.47% आएगा। इसका मतलब सर थोड़ा जूम करते हैं।
अब नजर आ रहा है बेटा? यस वन डे वोल्टिलिटी इज 2%। ये आपके सामने उसने गिवन की हुई है कि एक दिन की जो वोल्टिलिटी है वो हमारी 2% है। अब वो कहता है जी 5 दिन की निकालें, तो आपने बेटा सिंपल करना ये है कि ये जो 5 अंडर रूट है, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर नजर आपको आ रहा होगा, तो उसने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट कर दिया। तो एक दिन की, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, पहले हम वोल्टिलिटी के साथ डील करेंगे। मैंने एक दिन की वोल्टिलिटी को 5 दिन की वोल्टिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो एक दिन की वोल्टिलिटी थी 2%, 5 दिन की वोल्टिलिटी बन गई 4.47%। आगे क्वेश्चन बेटा वही जो पीछे करके आए हैं, $60 आपकी प्राइस है, 5 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी है, तब आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 4.47 से मल्टीप्लाई किया। 4.47 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकला 2.68। अब अगर तो उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन की है तो फिर अगला स्टेप करें। अगर उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की तो ये 2.68 60 में प्लस कर दो, 2.68 60 में से माइनस कर दो। लेकिन यहाँ उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी है 95%, नीचे देखें। तो अब आपने ये करना है कि 2.68 को पहले मल्टीप्लाई करना है 1.96 के साथ, वो जो आंसर आएगा उसको आपने 60 में प्लस करना है, 60 में माइनस करना है, यानी एक स्टेप का और इजाफा हो गया। वो स्टेप क्या था, वो शुरू में आ गया कि अगर एक दिन की वोल्टिलिटी है, वो कहता है 40 दिन की वोल्टिलिटी निकालें, तो बेटा आपने 40 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 40 दिन की वोल्टिलिटी बन जाएगी। जी अब पूछिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? एनी वन ऑफ यू बेटा, एनी क्वेश्चन? पिछली एग्जांपल में सिर्फ हमने एक दिन की वोल्टिलिटी निकाली थी, इस एग्जांपल में हमने 5 दिन की निकाली है। सर ये 1.96 कहां से? ये 1.96 बेटा आपकी 95% जो वैल्यू है ना प्रोबेबिलिटी की, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपकी प्रोबेबिलिटी 95% है, तो उसकी वैल्यू है टी टेबल की वैल्यू है 1.96। अगर यहाँ वो 90% लिखता तो वो 1.64 होनी थी। अगर वो यहाँ 99 लिखेगा तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक हो गया? ये वैल्यूज आपको 3 याद करनी पड़ेंगी। वो सर आपने 3 लिखाई थी पहले। जी बिल्कुल, वही वाली वैल्यू वो आपने याद करनी है। तो जिस वैल्यू की वो कहेगा उससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो सर जब डेज बढ़ेंगे तो इसी तरह 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू दी होगी, जो वैल्यू बेटा दी होगी एक दिन की वोल्टिलिटी वो देगा। एक दिन की वो 2% हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है। एक दिन की वो गिवन करेगा, उसको हम 20, 30, 40 में खुद कन्वर्ट कर लेंगे। जी जी ओके हो गया? अब ये नीचे देखें, अगर आपने एक साल की वोल्टिलिटी निकालनी है तो ये देखें, एक दिन की वोल्टिलिटी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट, तो साल में 252 दिन होते हैं, उसने 252 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आपके पास आपने एक दिन की निकालनी है और अब तो आपको एक साल की गिवन है, तो आप जिस तरह वही वाली एग्जांपल है कि अगर आपने दिनों को सालों में कन्वर्ट करना है, सालों को दिनों में कन्वर्ट करना है, तो उस फार्मूले को ऊपर पीछे नीचे करेंगे। बस टी अंडर रूट याद रखें। जी जी एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा? ये लेक्चर बेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको क्लास के बाद इसके लिंक शेयर हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप ये लेक्चर दोबारा सुन भी सकते हैं। ये आपके पास अवेलेबल होंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में, आप दोबारा इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप दोबारा भी सुन लें कि इसमें क्या सर ने बताया था यहाँ पे। ठीक है जी सर। ओके जी। चलें, ये तो हो गया बेटा कि हम लोगों ने चेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, कि प्राइस में चेंज एक दिन की हो, 5 दिन की हो, 10 दिन की हो, वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, इसके बाद बेटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फॉरकास्टिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी कि हाउ टू फॉरकास्ट द वैल्यूज। उसमें बेटा हम लोगों ने एक्सेल शीट को डिस्कस किया था। वो एक्सेल शीट में आप लोगों के साथ ओपन करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्राइसेस को कैसे प्रेडिक्ट किया था। तो ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट डेफिनेटली की, सभी ने है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपको पेपर में एज अ न्यूमेरिकल भी आ जाए करने के लिए बाई हैंड। यहाँ तो आपने एक्सेल पे सॉल्व किया, वहां आपको बाई हैंड सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ। जब तक ये ओपन हो रहे हैं बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क।
इसके अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था कि आपने अपनी जो फ्यूचर की वैल्यू उसको कैसे फोरकास्ट करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आज सैटरडे है, आप कहते हैं जी कि मैंने मंडे की वैल्यू को फोरकास्ट करना है, तो आप कैसे फोरकास्ट करेंगे? वेडनेसडे की वैल्यू फोरकास्ट करनी है, थर्सडे की वैल्यू फोरकास्ट करनी है, तो वो आप लोग कैसे फोरकास्ट करेंगे? उसके लिए हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था। वो मेथड्स आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा नजर आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं आपकी फोरकास्टिंग की। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड मोस्ट रिसेंट वैल्यू मेथड। मोस्ट रिसेंट वैल्यू मेथड ये कहता है कि आपने अगर नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन करनी है तो जो प्रीवियस डे की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट डे की फोरकास्टेड वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने संडे को प्रेडिक्ट करना है तो आज है सैटरडे, आज की जो प्राइस होगी वो कल की फोरकास्टेड प्राइस होगी। अगर आपने मंडे की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है तो जो संडे वाली प्राइस होगी वो मंडे की फोरकास्टेड वैल्यू होगी। अगर आपने ट्यूसडे की वैल्यू फोरकास्ट करनी है तो मंडे वाली वैल्यू जो है वो ट्यूसडे की वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ पे देखें ये डे 1 2 3 4 5 6 7 या वीक लिखा हुआ है, तो पहले वीक की वैल्यू है 17। आप सेकंड वीक की प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं तो जो फर्स्ट वीक वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। आपने अगर 6 वीक की प्रेडिक्शन करनी है तो जो 5th वीक वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। याद रखिएगा बेटा, जिस डे की आपने वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है उस डे की वैल्यू को कहीं इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी टेक्निक के अंदर वो वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी, उससे पीछे पीछे वाली जो वैल्यूज हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। अंडरस्टैंड? यस सर। इट्स अ वेरी सिंपल वन। इट्स अ वेरी सिंपल वन कि जो लास्ट डे की प्राइस होगी वो नेक्स्ट डे की आपकी क्या बन जाएगी? फोरकास्टेड वैल्यू बन जाएगी। ओके, इसके बाद सेकंड टेक्निक थी हमारे पास, दैट इज एवरेज ऑफ। जी 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 बेटा। सर ये जो पेपर में आप हमें क्वेश्चन देंगे सर, इसमें सिर्फ फोरकास्ट तक ही जाना है कि आगे ये जो कॉलम्स हैं फोरकास्ट एरर और एब्सोल्यूट वैल्यू ये फोरकास्ट आपको पता होने चाहिए, ये आपको वैसे पता होने चाहिए कि इसमें आप लोगों ने एरर कैसे निकालना है। माइनस किया दोनों को, उसका स्केल ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया। वैसे मोस्ट प्रोबेबली फोरकास्टिंग ही पूछी जाएगी आपसे। ओके बस। मोस्टली आपसे फोरकास्टिंग के बारे में ही पूछा जाएगा। आपसे वो जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसमें मैंने आपसे सिर्फ फोरकास्टिंग का ही कहा था। ठीक है। आपने अगर सारा बना दिया तो इट्स वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं। ओके बेटा, एवरेज ऑफ ऑल हिस्टोरिकल डाटा, इसका मतलब है कि आपने जिस दिन की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, जिस दिन, बेटा गौर से सुनिएगा, जिस दिन की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है उससे पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब की आपने एवरेज लेनी है। उस दिन को छोड़ देना है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस दिन को छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 7th डे की प्रेडिक्शन करनी है, अब आपने ये जो 20 के इस वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करना, इससे पीछे वाली जितनी वैल्यूज हैं 16, 18, 23, 19, 21, 17, इन सब वैल्यूज की आपने एवरेज लेनी है। तो ये 19 है, ये चेक करें, मैं आपको फार्मूला ओपन भी कर देता हूँ। ये देखो, इस दिन का वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे पीछे वाले दिन की वो सबकी एवरेज ले रहा है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। करंट डे की नहीं लेनी है ना? जी जी जी, उस दिन की नहीं लेनी, वही तो मैं बता रहा हूँ। उस दिन की तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, उस दिन तो मर्जी प्राइस हो, छोड़े उसको वो क्या प्राइस है। हम तो अपनी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि हमारे मुताबिक क्या प्राइस होनी चाहिए। अगर तो वो वही प्राइस थी जो उस दिन की प्राइस है तो हमारी प्रेडिक्शन ठीक है। अगर वो प्राइस नहीं है तो उसमें एरर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे ही हो रहा है। अगर आप 7 डे की प्राइस देखें तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 19 रुपए होनी चाहिए, बट की एक्चुअल में कितनी हुई है वो 20 रुपए। एरर कितना आया? 1 रुपए का। ये देखिए आगे लिखा हुआ है। जी सर। तो हमने अपनी वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है। तो हर टेक्निक के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ जी 5th डे की निकालें। अब जो 5th डे की आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपने ये पीछे वाली वैल्यूज लेनी है, 5th से पीछे वाली। देखिएगा 4, 3, 2, 1। जी सर। तो आंसर निकलेगा वो 5th का निकलेगा। तो एवरेज ऑफ ऑल हिस्टोरिकल ये कहता है कि आपने इस दिन की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, उससे पीछे वाले जितने भी दिन है उन सब की आपने एवरेज ले लेनी है। सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। एवरेज तो लेनी आती है ना? जी सर। यस सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है 3 वीक मूविंग एवरेज। इसको 3 वीक कह लें, इसको 3 डेज कह लें, इसको 3 मंथ कह लें, इसको 3 ईयर्स कह लें, डजंट मैटर। इसका मतलब है कि आपने पिछली लास्ट 3 वैल्यूज लेनी है बस। जिस जहां पे आपने प्रेडिक्शन करनी है उससे पीछे 3 वैल्यूज लेनी है। सब हिस्टोरिकल में तो ये था ना, उससे पीछे सारी वैल्यूज लेनी है। नो, 3 वीक में सिर्फ लास्ट 3 वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ ये 8वें दिन की निकालें, 8th वीक की निकालें। अगेन बेटा 8th वीक वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी, उससे पीछे 3 वैल्यूज लेनी है, ये 20, 16 और 18। देखिएगा मैं आपके सामने यहाँ ओपन करता हूँ, फॉर्मूला देखिए।
उसने उस दिन की वैल्यू नहीं ली 8 वाली, उसने उससे पीछे वाली 3 वैल्यूज ली। तो कहने का मकसद ठीक ये है है हिस्टोरिकल में हमने पीछे सारी की सारी वैल्यूज ली थी, 3 वीक में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, हमने लास्ट 3 वैल्यूज की जो है वो एवरेज लेनी है। अंडरस्टैंड? ठीक है जी सर। नेक्स्ट वन इज वेटेड मूविंग एवरेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड बेटा ये कहता है कि आपने वेट्स कैलकुलेट करके उसके जरिए जो है उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ये हमारा ये राइज होता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, वेट्स कैसे बनाने हैं बेटा? मिनिमम वेट्स हमें 2 चाहिए, मिनिमम वेट्स हमें 2 चाहिए, मैक्सिमम आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, डजंट मैटर, लेकिन कम से कम आपके पास 2 वेट्स होने चाहिए। और वेट्स आपने सिर्फ एक ही दफा कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद फिर आपने प्रेडिक्शन शुरू कर देनी है। हर दफा नया वेट कैलकुलेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें 17, 21 और 19, उसने 3 वेट्स यूज किए हैं और देखिए चौथे नंबर पे जाके वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 3 वैल्यूज हैं तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये बन गया 1/6, ये बन गया 2/6, ये बन गया 3/6। यानी आपने क्या करना है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 17, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 21, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 19। 3 आंसर आएंगे, उन तीनों को आप प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 19.33। ये देखिए उसने ऐसे किया हुआ, फार्मूला चेक करें। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 17, 2/6 मल्टीप्लाई बाय AC4, AC4 मीन 21, 3/6 मल्टीप्लाई बाय AC5 मीन 19। अब ये 1/6, 2/6, 3/6 आपके वेट 6 हो गए। अब आप कहते हैं कि मैंने अगली वैल्यू निकालनी है 21, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ऊपर से एक वैल्यू छोड़ दें, अब ये 1/6 हो गया, ये 2/6 हो गया और ये 3/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप कहते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये देखिए ऊपर वेट्स वही है, 1/6, 2/6 और 3/6। ये नहीं करना 2, 3, 4 को ऐड कर देना, नो, वो 2, 3, 4 जस्ट वैसे वीक्स है, उसको छोड़ दें। 1/6, 2/6, 3/6 का मतलब है कि हमने 3 वेट लिए हैं। 1/6, 2/6, 3/6 या 4/6 होगा तो हमारे 4 वेट्स होंगे, 5, 6, 7, 8। एक दफा वेट कैलकुलेट कर लेने और फिर वही वेट आपके थ्रू आउट चलेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। अब फॉर एग्जांपल आप ये 8वें नंबर पे जो वैल्यू ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके पीछे 3 वैल्यूज चाहिए, ये वाली। ये अब आपका 1/6 है, ये 2/6 है और ये आपका 3/6 है। ये देखिए ऐसे ही होगा, ये देखिए ऊपर फार्मूला बार में देखिए 1/6 और 2/6 और 3/6 वो फिक्स हैं कि दफा जो कैलकुलेट करनी है, चाहे 2 वेट निकाल लें चाहे 3 वेट निकाल लें, इट्स अप टू यू। और अगर इन तीनों वेट्स को आप प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 1। जी सर। ओके जी। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल बेटा एक्सप्लेन करने से पहले मैं दोबारा स्लाइड्स के ऊपर वापस आता हूं। मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल का। आपने पहले वो फार्मूला देखना है, देन फिर हम इसको आगे फर्दर मूव करेंगे। ओके, दिस इज द फार्मूला। ft+1 का मतलब होता है फोरकास्टेड वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा yt। yt मीन योर करंट प्राइस, अल्फा मीन योर वेट, जो भी क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन होगा। एक वेट गिवन होगा, दूसरा हम निकाल सकते हैं बेटा। मैक्सिमम वेट का आंसर होता है 1। अगर मैं आपसे कहूं जी अल्फा 0.3 है तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 0.7। अगर मैं कहूं जी अल्फा 0.4 है तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा 0.6। दोनों को प्लस करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू 1। और ft क्या है बेटा? आपकी फोरकास्टेड वैल्यू। अब हमें 2-3 चीजें चाहिए, एक हमें अल्फा चाहिए, एक हमें yt चाहिए और एक हमें ft चाहिए। उसके बाद आपका ये फार्मूला लगेगा और हर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आपके सामने आती जाएगी। अल्फा आपका वेट है, yt आपकी करंट वैल्यू है, ft आपकी फोरकास्टेड वैल्यू है। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैं आपके सामने दोबारा एक्सेल शीट के ऊपर जा रहा हूं। अब आए यहाँ, अल्फा आपको गिवन है 0.2, 1 माइनस अल्फा आपने निकाल लिया 0.8। ना भी गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं कि एक अल्फा गिवन है तो 1 माइनस अल्फा हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पे इस वन, अब आ जाए पहले दिन पे 17,
अब यहाँ पहले दिन की वैल्यू फॉर कॉस्ट नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? मैंने बोला कि जिस दिन की आपने वैल्यू फॉर कॉस्ट करनी है उससे पीछे वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है। इससे पीछे ना तो FT है ना YT है। अब आ जाए सेकंड वैल्यू पे, ये 17 जो निकली है। अब ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी YT है। अब यहाँ पे हमें एक FT चाहिए था जो कि नहीं है। अब इसका मतलब बेटा ये है कि आपको एक फॉरकास्टेड वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन को चलाने के लिए। एक फॉरकास्टेड वैल्यू चाहिए, बाकी जो वैल्यू फॉरकास्ट करेंगे वो ये फॉर्मूला करके देगा, लेकिन एक फॉरकास्टेड वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। वो हम कहाँ से लेके आएंगे? उसके लिए मैंने आपको पीछे 4 टेक्निक्स पढ़ा दी है। आप चाहे मोस्ट रिसेंट मेथड यूज कर लें, आप चाहे 3 वीक मूविंग एवरेज यूज कर लें, आप चाहे हिस्टोरिकल यूज कर ले, आप चाहे वेटेड यूज कर ले, एक FT आपको निकालना पड़ेगा। अब ये जो 17 आया है ना, ये बेसिकली ये वाला 17 यहाँ पे लिखा गया है। क्यों? दिस इज मोस्ट रिसेंट मेथड। मोस्ट रिसेंट मेथड में हमने ये कहा था कि जो मोस्ट प्रीवियस वैल्यू होती है वो नेक्स्ट डे की क्या होती है? फोरकास्टेड वैल्यू। ये बेटा हमें इस क्वेश्चन में आपको ये एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके बाद देखें जितनी भी वैल्यूज नीचे निकली हुई हैं, ये वाली, ये सारी फार्मूला से निकली होंगी। सिर्फ ये वाली वैल्यू फार्मूला से नहीं निकली, क्योंकि हमें क्वेश्चन चलाने के लिए एक वैल्यू जो है वो फोरकास्ट करनी पड़ेगी। अब आ जाए इस वैल्यू पे, अब इस आ जाए इस वैल्यू पे। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई? अब देखिएगा, ये आपका YT है, अब ये आपका FT है। ये YT है, फार्मूला था अल्फा इंटू YT प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू FT। अब अगर आप इसका फार्मूला चेक करें तो ये देखिए आपके सामने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, यानी 21 ज़रब इशारिया 2 जमा 17 ज़रब इशारिया 8, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास थर्ड डे की वैल्यू आ गई। अब आप कहते हैं मैंने 9th डे की निकालनी है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो 8th डे है ये आपका YT है और ये आपका FT है। अब आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास ये 18.49 और ये देखिए आपके फॉर्मूले में ऐसे ही। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जितनी मैंने टेक्निक्स पढ़ाई हैं, जिस दिन की आपने वैल्यू फॉरकास्ट करनी है हमेशा उससे पीछे वाली वैल्यूज को आपने इस्तेमाल करना है जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम? सर FR+1 वो कौन सी वैल्यू होगी? सॉरी कौन सी? F? सर FR+1 जो शुरू में फॉर्मूले का, वो फोरकास्टेड वैल्यू होगी ना। ये देखें, जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैंने बोला था कि मुझे प्रीवियस डे की जी सर, वो प्रीवियस डे में आएगी ना उसकी कॉस्ट। ये आप जो वैल्यू पूछ रहे हैं मुझे, वो मैं 1 मिनट स्लाइड्स ओपन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, कौन सी बात पूछ रहे हैं बेटा? ये FT+1 की वैल्यू पूछ रही है वाली? हाँ जी सर, इसकी जो पूछ आप रहा हूँ। कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो FT+1 है। जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर निकल रहे हैं 18.4, 19.3, 18.3, ये बेसिकली कैसे आंसर निकला है? इस फॉर्मूले को यहाँ पे हल करके निकला है। ये FT+1 है आपका, तो आपका आंसर आ रहा है वो FT+1 है। ठीक है सर, ठीक। सर अल्फा की अमाउंट अंदर होगी उसके क्वेश्चन में? जी बेटा, एक वैल्यू गिवन होगी, अल्फा एक गिवन होगा, 1 माइनस अल्फा हम निकाल लेंगे। एक वेट आपको गिवन किया जाएगा, वो 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, कुछ भी हो सकता है। ये बेटा मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसको क्लियर करें। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी दे दूं। ठीक है सर। सर ये जो अल्फा है सर, इसमें 0.2 अल्फा यूज होगा ना? इसमें 0.2 है, मैं अल्फा चेंज कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे 0.4 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारा अल्फा 0.4 है, फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने चेंज कर रहा हूँ। अब 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 1 में से इशारिया 4 माइनस करो, कितना आ गया? इशारिया 6, ये लो 0.6, टोटल 1 आएगा, यानी दोनों को प्लस करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। ओके सर, ओके। ठीक हो गया? बात बताएं, Yes, जब हमने एक्सेल पे ये शीट तैयार करनी है तो ये अल्फा इधर जहाँ पे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार ही लिखना है, एक्सेल नीचे तो नहीं? हाँ, अगर आपने एक्सेल में सॉल्व करनी है तो एक ही बार लिखना है, मतलब नीचे नहीं, सारे कहीं भी नहीं लिखना नीचे ना लिखिए। बेसिकली उसने बेटा पता क्या किया, उसने यहाँ पे फार्मूला ये देखें, ये जो लिखा होता है ना ये वाला, उसने साथ में ये आपके ना क्योंकि एक्सेल के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप उसको एक ही दफा लिख के उसके बाद ड्रैग करेंगे तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इस वजह से उसने ये किया, अदरवाइज आप एक ही लिखना है एक ही दफा और यही यूज होना है बार बार। हर एक के अंदर 0.4, 0.6, 0.4, 0.6, 0.4, 0.6 ही है, चेंज नहीं होना इसमें।
ठीक 1 बनेगा सर दोनों को प्लस करके। ये दोनों को प्लस करके 1 बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व है ये 0.2 है जो अभी हमने किया है, और ये 0.8 जी सर है, 6 8 और यही रहना है हर एक के लिए। 8 ये वाली वैल्यू जी सर। कैलकुलेट, देखिए आप कहते हैं मैंने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करें अल्फा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अल्फा, यानी 18 ज़रबे इशारिया 2 19.3 ज़रबे इशारिया 8। जी ठीक हो गया? जी सर। यस ये सर। तो कंफ्यूजन बेटा। नो सर। सर ये पिछला मेथड जो आपने बताया था जी वेटेड एवरेज मेरा ख्याल है, जी जी बेटा, ये ले। उसे जरा एक बार रिपीट कर दें। उसमें बेटा मैंने आपको ये बोला था कि आपने एक दफा वेट्स कैलकुलेट कर लेने हैं, और वो वेट्स आपने कैसे बनाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 2 वैल्यूज का वेट बनाना है या 3 वैल्यूज का। मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज का वेट बनाया है, 1 2 और 3। अगर आप 1 2 जी। 3 तीनों को प्लस करेंगे तो ये 6 बनता है। 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6। 6 तो ये 1/6 हो गया, ये पहली वैल्यू। ये 2/6 हो जी। गया, ये 3/6 हो गया। 3 इनको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर्स आएंगे उनको प्लस कर दें। ये देखिए ऊपर आप फार्मूले में चेक करें जरा। जी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 17, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 21, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 19। तो ये आंसर आ गया। अब आप कहते हैं मैंने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब ये देखिए इससे पीछे तीन वेट्स लिए थे ना, 3 वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ये 1/6, जी ये 2/6 और ये 3/6। और ये देखिए ऐसे लिखा हुआ ऊपर, चेक कर लें। 1/6 × 16, 2/6 × 20 और 3/6 × 18। आप कहते हैं मैंने 2 वेट यूज करने, मैंने 3 नहीं करने, तो फिर क्या होगा? ये देखें, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों को प्लस करें, कितना बना? 3। 2 + 1 कितना बना? 3। तो ये 1/3, ये 2/3, और यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू हो जाए। ठीक है। मतलब वेट्स आप मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 वेट्स चाहिए, मैक्सिमम आप 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया सर? जितने ज्यादा वेट करेंगे उतनी अमाउंट्स कम हो जाएंगी। हाँ, उतनी पॉइंट्स में वैल्यूज। टोटल वेट का आंसर 1 ही होगा बेटा, आप करके देख लीजिएगा। जब आप उसको करेंगे तो टोटल वेट्स 1 के बराबर होगा, लेकिन वो वेट्स कम होते जाएंगे उतने ज्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। ओके बेटा, चलें यहीं पे हम स्टॉप करते हैं आज की ये क्लास। अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपने बेटा करना ये है कि चैप्टर मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया था, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद जो आगे हमारा टॉपिक है वो EWM मॉडल है, इसको आप देख के आइएगा, और गार्स मॉडल है। इसके न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। आप ये वाला मॉडल है और ये गार्स मॉडल है जो हमने किया था। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा उनको देख लीजिएगा। जी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे पूछेगा, फिर हम उसी को कंटिन्यू वहीं से करेंगे। जी जी सर। एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्यूरी? कोई समझ में ना आया, कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है सर ये बेटा, आप व्हाट्सएप पे सर हमें लिंक सेंड करेंगे सर जी यूट्यूब आपको व्हाट्सएप पे भी लिंक सेंड हो जाएंगे, और आपके पोर्टल के ऊपर जो आपका पोर्टल है वहां पे भी आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के लिंक्स आ जाएंगे, वहां से क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। दोनों जगहों पे मैं Okay, जी सर। जी सर। अभी थोड़ी देर में आपको शेयर हो जाएंगे। अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसको यूट्यूब पे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा। अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।